मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज LLB थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में सेक्शन 9 पर चर्चा कर रहा हूँ। साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में 5 तरह के तथ्य के सुसंगत होने के बारे में प्रावधान किया गया है, जो स्पष्टीकारक या पुनर्स्थापक करने वाले होते हैं। जिनमें सबसे पहले परिचायक या स्पष्टीकरण करने वाले तथ्यों की सुसंगति के बारे में बताया गया है। जब हम धारा 9 के दृष्टांतों पर दृष्टिपात करते हैं, जो क से लेकर च तक में दिए हुए हैं, इनमें यदि हम दृष्टांत क और ख को देखें तो ये सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण करने वाले तथ्य जो हैं वो होते हैं। जैसे हम दृष्टांत क की यदि बात करें तो प्रश्न ये है कि क्या कोई विशिष्ट दस्तावेज क की विल है। अभिकथित विल की तारीख पर क की संपत्ति या उसके कुटुंब की अवस्था सुसंगत तथ्य हो सकती है। इसका अर्थ यह है कि जो तथ्य परिचायक के रूप में होते हैं वे सुसंगत माने गए हैं। विल लिखना का परिचय संपत्ति और कुटुंब की स्थिति, उन पक्षकारों में आपस में तनाव, वैरभाव आदि से दृष्टिगत होता है। यदि हम दृष्टांत ख की बात करें तो क पर निकृष्ट आचरण का लांछन लगाने वाले अपमान लेख के लिए ख पर क वाद लाता है। ख प्रतिज्ञान करता है कि वह बात सच है। अब पक्षकारों की उस समय की स्थिति और संबंध जब अपमान लेख प्रकाशित हुआ था, पूरे स्थापन के रूप में सुसंगत होते हैं और क और ख के बीच ऐसी बात के विषय में विवाद की विशिष्टियां सुसंगत होती हैं, जिनसे पारस्परिक संबंधों पर प्रभाव पड़ा हो। तो विवादक या सुसंगत तथ्य का परिचय करने वाले तथ्य और विवादक या सुसंगत तथ्य का स्पष्टीकरण करने वाले तथ्य धारा 9 में प्रथम रूप में सुसंगत माने गए हैं। यदि हम दृष्टांत ग की बात करें तो क एक अपराध का अभियुक्त है। यह तथ्य कि उस अपराध के किए जाने के तुरंत पश्चात क अपने घर से फरार हो गया था, यह धारा 8 के अधीन पश्चातवर्ती और प्रभावित आचरण के रूप में सुसंगत है। किंतु यदि आरोपित व्यक्ति यह तथ्य स्पष्ट कर देता है कि वह किसी अत्यावश्यक कार्य के लिए उस घटना स्थल से चला गया था, वह फरार नहीं हुआ था, बल्कि उसको कोई ऐसा आवश्यक कार्य आ गया था कि उसका तुरंत जाना आवश्यक था, तो वह तथ्य धारा 9 में स्पष्टीकारक होने के लिए सुसंगत माना जाता है।
धारा 9 में दूसरे तरह के जो तथ्य हैं वो हैं संपोषक एवं खंडनात्मक तथ्य, सपोर्टिव और रिब्यूटिव फैक्ट्स, जो उस विवादक तथ्य का या सुसंगत तथ्य का खंडन करते हैं अथवा पुष्टि करते हैं। जैसे हमने भी दृष्टांत ग में पढ़ा कि वह घटना स्थल से चला गया था, इसके पीछे कोई आवश्यक कार्य था, तो फरार होना जो है वो नहीं माना जा सकता। इसी तरह यदि हम बात करें तो इसमें तीसरे तरह के तथ्य हैं जो व्यक्ति एवं वस्तु की पहचान, अनन्यता स्थापित करने वाले तथ्य होते हैं, उनको सुसंगत बताया गया है। इसे हम टीआई परेड के रूप में जानते हैं और ये धारा 9 का विशेष आकर्षण है। आइडेंटिफिकेशन परेड, जो अपराध होने के पश्चात अभियुक्त का और उन वस्तुओं का अपराध में शामिल होने का तथ्य स्पष्ट करते हैं, उनको न्यायालय में पेश करना और न्यायालय में उनकी पहचान सुनिश्चित करवाना, ये न्यायिक प्रक्रिया का एक आवश्यक या यूँ कहें अनिवार्य भाग है। तो जो तथ्य व्यक्ति एवं वस्तु की पहचान सुनिश्चित करते हैं वे तथ्य धारा 9 के अंतर्गत तीसरे तरह के तथ्यों के रूप में सुसंगत माने गए हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो तथ्य अपराध का समय एवं स्थान निर्धारित करने वाले तथ्य होते हैं, उनको भी इस धारा 9 में सुसंगत बताया गया है। अपराध का समय अर्थात कोई घड़ी हो जो पीड़ित व्यक्ति या घटनास्थल पर प्राप्त हो और जिससे जो उसी समय बंद हो गई हो, तो वह जब पुलिस के द्वारा जब्त की जाती है तो वह यह दर्शित करती है कि अपराध उस समय या आसपास हुआ होगा। और इसी तरह घटनास्थल पर ब्लड के निशान, जलाए जाने के निशान, गुत्थम गुत्था के निशान आदि ये तय करते हैं कि अपराध उस स्थान पर हुआ होगा। तो समय और स्थान निर्धारित करने वाले तथ्य धारा 9 में सुसंगत माने गए हैं। और इसी तरह पक्षकारों का संबंध दर्शित करने वाले तथ्य, यहाँ संबंध का अर्थ रिलेशनशिप, नातेदारी से नहीं है, यहाँ संबंध का अर्थ दोनों पक्षकारों के मध्य व्यवहार, गत संबंध से है कि उन दोनों पक्षकारों के मध्य आपस में प्रेम भाव था, द्वेष भाव था, तो ऐसे तथ्य जो पक्षकारों के बीच में सद्भाव, द्वेष भाव दर्शित करते हों, वे भी धारा 9 के अंतर्गत सुसंगत माने गए हैं। जब हम धारा 9 के अंतर्गत व्यक्ति एवं वस्तु की पहचान स्थापित करने वाले तथ्यों के बारे में बात करते हैं तो शिनाख्त परेड सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो मानी जाती है। और शिनाख्त परेड लिए जाने के कई सामान्य नियम भी हैं जिनको न्यायालय ध्यान में रखकर इस तरह की परेड जो है वो न्यायालय में की जाती है। तो कुछ तथ्य जिनका ध्यान रखा जाना शिनाख्त परेड में अनिवार्य है, उनमें
जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उनमें कुछ तथ्य हैं, जैसे कि जिस धर्म से अभियुक्त का संबंध होता है उसी धर्म के व्यक्तियों अन्य व्यक्तियों का भी चुनाव किया जाता है। अभियुक्त से मिलते जुलते अर्थात वैसे ही शक्ल सूरत के व्यक्तियों का चयन जो है वो किया जाता है। एकांतता जो है अभियुक्त की शिनाख्त करते समय सुनिश्चित की जाती है, अर्थात एक दरवाजे से शिनाख्त करने वाले व्यक्तियों की एंट्री की जाती है और शिनाख्त करके जाने वालों को दूसरे गेट से एग्जिट किया जाता है, और जो शिनाख्त करने आने वाले व्यक्ति हैं उनसे शिनाख्त करके जाने वाले व्यक्तियों के मध्य कोई संबंध ना हो पाए, तो इस तरह की बात जो है वो न्यायालय ध्यान में रखता है, ताकि वो व्यक्ति जो है वो उनसे संपर्क न स्थापित कर पाए। जो अभियुक्त है उसकी हर शिनाख्त करने वाले व्यक्ति के बाद स्थिति में परिवर्तन जो है वो किया जाता है। जो पुलिस आदि के अधिकारी हैं उन सबको उस कमरे से बाहर रखा जाता है ताकि वे कोई तरह का इंटरफेयर ना कर पाएं। अगर संदिग्ध व्यक्ति किसी तरह की आपत्ति उस समय दर्ज करता है तो उसे भी अभिलिखित किया जाता है। वैसी वेशभूषा और कदकाठी के व्यक्तियों का चयन जो है वो न्यायालय विशेष तौर पर करता है और एक के बाद एक शिनाख्त करने वाले व्यक्तियों को बुलाया जाता है। शिनाख्त परेड जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है अपराध और अपराधी के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए, अनन्यता स्थापित करने के लिए। इसे इसलिए यथाशीघ्र जो है वो करवाया जाता है। किसी तरह का डिले यदि हो जाए तो फिर उसको जो है न्यायालय जरूर देखते हैं। जैसे यदि हम केस लॉ की बात करें तो एक केस लॉ है प्रमोद मंडल बनाम स्टेट ऑफ बिहार का, जो 2005 में उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया था। और इस मामले में शिनाख्त जो है वो 2.5 माह की बाद जो है वो करवाई गई थी और डिले का कोई कारण जो है वो स्पष्ट नहीं किया गया था। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ने शिनाख्त परेड को ग्राह्य जो है वो नहीं किया। इसी तरह यदि हम बात करें तो एक विवाद था परगन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का, जो 2014 में उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया था। और इसमें केवल मात्र 90 सेकंड जो है वो पीड़ित को अभियुक्त को देखने के लिए मिले थे। जब न्यायालय में शिनाख्त हुई तो न्यायालय ने इस 1.5 मिनट के समय को पर्याप्त समय जो है वो माना कि इस 1.5 मिनट के दौरान व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को सुविधापूर्वक देख सकता है और उसकी पहचान कर सकता है। इसी तरह यदि बात करें तो राजेश गोविंद बनाम महाराष्ट्र राज्य का विवाद है, जो 2000 में उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया था। और इस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने जो अभियुक्त दाढ़ी मूंछ और लंबे बालों वाला था उसके दाढ़ी मूंछ और बाल जो है वो कटवाए थे और उसके बाद उसकी पहचान परेड जो है वो करवाई गई। पीड़ित ने उसको, गवाह ने जो है उसको पहचान लिया
तो यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन परेड है वो सही मानी गई। इसी तरह यदि बात करें तो भीम सिंह बनाम हरजान सिंह का केस है उच्चतम न्यायालय का 2003 का। भीम सिंह बनाम हरियाणा स्टेट का 2003 का उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, जिसमें टाइम ऑफ डेथ जो है उसको तय करने के लिए न्यायालय में बहस हुई थी, और उसमें जो पक्षकार है वो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसके अनुसार पेट में, स्टोमक में जो बचा हुआ खाद्य सामग्री है उसके आधार पर मृत्यु का समय निर्धारित करने का तथ्य साबित किया गया था। यही विवाद जो है वर्तमान में भी आप देख रहे होंगे। सुशांत सिंह का जो केस है उसमें भी जो पीएमआर है उसमें टाइम ऑफ डेथ जो है वो नहीं लिखा हुआ है, और उसमें ये भी नहीं बताया हुआ कि उसका जो पेट में कोई सामग्री थी या नहीं। तो अंतिम बार पीड़ित को किसके साथ देखा गया, वह व्यक्ति ये बता सकता है कि उसने अंतिम बार क्या खाद्य लिया था और उसको पचने में कितना समय लगता है, और वो स्टोमक में किस स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिलता है। तो उसके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि मृत्यु जो है वो कितने समय पूर्व हुई होगी। तो ये जो तथ्य हैं वे धारा 9 में समय और स्थान निश्चित करने वाले तथ्यों के रूप में ग्राह्य हैं। तो ये कुल मिलाकर आज हमने धारा 9 में 5 तरह के तथ्यों पर चर्चा की, जिनमें पहले हैं परिचायक या स्पष्टीकरण करने वाले तथ्य, दूसरे हैं संपोषण करने वाले या खंडन करने वाले तथ्य, तीसरे हैं व्यक्ति या वस्तु की पहचान सुनिश्चित करने वाले तथ्य, चौथे हैं घटना का समय और स्थान निश्चित करने वाले तथ्य, और पांचवें हैं पक्षकारों के मध्य संबंध दर्शित करने वाले तथ्य। धारा 9 में विवादक या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन करने वाले तथ्यों के रूप में माने गए हैं। अगली वीडियो में हम धारा 10 और 11 पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।